जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक है। और यह जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि विभिन्न प्रतियोगी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इस एनालिसिस से हमें फायदे क्या होंगे? तो जैसे आपको आगामी होने वाली जो आपको रेलवे की एग्जाम है, इसके अलावा आपको एसएससी है, एसएससी में जैसे आपको एमटीएस हो गया, ठीक है ना, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, इसके अलावा आपको बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है ना, उसमें आपको ये टॉपिक जो है वो आपको काम आएंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक जो है वो आपको काम आने वाले हैं, ठीक है ना। और साथियों, अभी हाल फिलहाल जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है वो आपको बिहार एसएससी का जो है वो आपको बम्पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो आपको इस चैनल पे जो है आपको बिहार एसएससी के स्पेशल क्लास भी मिलेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले उस दिन हम लोग क्या किए थे कि 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि 21 से सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बोर्ड जो है स्लो चल रही है, ठीक है ना, फिर ये सही हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये सारे प्रश्न हम लोग उस दिन कर लिए थे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है। तो देखिए, आज के सेशन का साथियों मेरा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? तो यह साथियों दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। किसको दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो 1858 के भारत शासन अधिनियम है, ठीक है ना, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि आपको भारत से जो है वो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया कि आपको समाप्त कर दिया गया, और शासन जो है वो आपको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। और भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए क्या हुआ था कि एक नए पद का क्या हुआ था कि आपको सृजन हुआ था, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं भारत सचिव का पद, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा कि भारत सचिव के पद का जो सृजन हुआ था वह आपको 1858 में हुआ था, ठीक है ना। और भारत सचिव को सहायता देने के लिए एक भारत परिषद जो है वो भी बनी थी 1858 में ही, ठीक है ना। ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको जो भारत सचिव है, इस भारत सचिव के पद का सृजन कब हुआ था? 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इसके अलावा भारत सचिव के कार्यों में सहायता के लिए जो भारत परिषद है, इसका भी जो गठन किया गया था वो आपको कब किया गया था? तो आपको 1858 में। लेकिन यहाँ से एक चीज आएगी कि भारत सचिव के पद को कब समाप्त कर दिया जाता है? तो साथियों, भारत सचिव के पद को क्या होता है कि 1947 में समाप्त कर दिया जाता है। और भारत परिषद जो है इसे आपको 1935 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि राजनीतिक में, ठीक है ना, यानी राजनीति में विहिप के कार्यालय का उल्लेख किसमें किया गया है? तो देखिए, तो ये जो विहिप शब्द है, ठीक है ना, वह आपको संसदीय प्रथा से क्या है कि आपको जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो विहिप जारी करते हैं वो आपको किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी जारी करते हैं। तो विहिप जारी जो किया जाता है वो क्यों जारी किया जाता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको संसदीय प्रथा में राजनीतिक दल जो होते हैं, ठीक है ना, अपने पार्टी के सदस्यों के अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि आपको विहिप जारी करते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रश्न कर रहा है कि राजनीति में विहिप के कार्यालय का उल्लेख जो है किस प्रथा में है, तो कहेंगे आपको संसदीय प्रथा में। और हमारे भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपको ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है, या हम सीधे कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में संसदीय शासन प्रणाली जो है वो आपको ब्रिटेन की देन है, ठीक है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है इसमें क्या होते हैं कि आपको शासन के प्रमुख जो होते हैं अलग व्यक्ति होते हैं, और आपको राज्य के प्रमुख जो होते हैं वो आपको अलग व्यक्ति होते हैं। तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 23 में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है गांधी जी जो चुने गए थे वो आपको बेलगांव अधिवेशन में। और यह बेलगांव अधिवेशन जो है कब होता है? तो 1924 में। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होता है
वो आपको 1885 ईस्वी में। और इसके जो क्या होते हैं कि संस्थापक वह कौन होते हैं ये जान लीजिए। तो इसके संस्थापक जो होते हैं वो आपको एओ ह्यूम होते हैं। और एओ ह्यूम जो है ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के एक क्या थे कि आपको मतलब सेवानिवृत्त अधिकारी थे। दूसरी बात कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो ये कौन थे, तो ये आपको WC बनर्जी थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो साथियों एक चीज यहाँ से और पूछे जाएंगे क्या, कि बताइए कि महात्मा गांधी का जो लोकप्रिय नाम है वो क्या है। तो देखिए महात्मा गांधी को हम लोग क्या कहते हैं कि बापू के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, इन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा गांधी जी को सदी का महापुरुष कहा गया है। गांधी जी जो है इन्हें जो है जादूगर कहकर जो है संबोधित किए थे शेख मुजीबुर रहमान ने। तो गांधी जी के कई सारे क्या है कि आपको लोकप्रिय नाम है। और गांधी जी जो होते हैं भारत में सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग करते हैं वो आपको कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो यह आपको 1917 में चंपारण में करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और गांधी जी एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखिए तो बंगाल की खाड़ी में स्थित जो ज्वालामुखी द्वीप है वो आपको बैरन द्वीप है। और बैरन द्वीप जो है भारत का मतलब एकमात्र जो है आपको क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है इसी द्वीप पर क्या है कि आपको स्थित है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना, तो ये बंगाल की खाड़ी है क्या, तो कहेंगे भारत में स्थित एक द्वीप समूह है। तो भारत में दो द्वीप समूह है, एक है आपको लक्षद्वीप और एक जो है आपको बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। और ये दोनों जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है ना, ये दोनों जो है हिंद महासागर का क्या है कि आपको हिस्सा है। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि बैरन द्वीप पर जो ज्वालामुखी है, ठीक है ना, वो आपको सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 25 में। तो आप लोग 25 नंबर प्रश्न को देखिए कि 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपको इसको शुरू से बताते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए वो कह रहा है कि सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं करती है, उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए कर रहा है आपको आय कर, उसके बाद कर रहा है एक मुफ्त कर, उसके बाद है कॉर्पोरेट कर, उसके बाद है बिक्री कर, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है आपको एक मुफ्त कर। और बाकी अभी देखते होइएगा कि सभी प्रकार के करों को जो है वो आपको समाप्त कर दिया गया और एकीकृत कर प्रणाली है भारत में, ठीक है ना, जिसे हम लोग GST के नाम से जानते हैं। यानी कि और ये जो GST है भारत में, ठीक है ना, वो आपको किस देश से प्रेरित है। तो देखिए तो भारत का जो GST है वो आपको कनाडा से प्रेरित है। और GST लागू करने वाला जो दुनिया का पहला देश था वो आपको फ्रांस था। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत GST लागू करने वाला दुनिया का आपको 161वां देश है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो आपको जानना है। और GST की जो शुरुआत होती है भारत में कब होती है, 1 जुलाई 2017 को। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 26 में देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा जो होती है, ठीक है ना, वो कौन सी होती है। तो देखिए तो किसी वस्तु में, ठीक है ना, गति के कारण जो आपको रहने वाली ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसको क्या होता है कि आपको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा का जो आपको व्यंजक होता है वो क्या होता है, तो हाफ mv², जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 26 में, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो आपको कौन थे, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से जो आपको कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे वो आपको महात्मा गांधी थे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपको कब हुआ था। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला आपको 1930 में, उसका दूसरा 1931 में और तीसरा जो हुआ था 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो आपको एकमात्र भारतीय नेता थे वो आपको कौन थे जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे। तो महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में क्या करते हैं कि आपको जानते हैं।
पंडित मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या किए थे कि 1923 में स्वराज पार्टी के स्थापना किए थे और 1928 में नेहरू रिपोर्ट को पेश किए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको जानना है, ठीक है ना। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी कि गांधी जी। चलिए अब हम चलते हैं 28 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए, तो यूनियन पावर समिति करने का मतलब हुआ कि संघ शक्ति समिति, हिंदी इसका ये हो गया। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो साथियों, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सॉरी सी सही हो जाएगा। तो यहां से प्रश्न आए कि संघ शक्ति समिति, ठीक है ना, संघ शक्ति समिति। इसके बाद हो जाएगा संघीय संविधान समिति। क्या है? संघीय संविधान समिति। इस दोनों के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर यहाँ से और भी लोग जो है इसमें दिए गए, उनका भी नाम जान लेते हैं। जैसे देखिए कि आपको के मुंशी। तो साथियों, के मुंशी जो थे वो आपको कार्य संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। देखिए, संचालन समिति के अध्यक्ष कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें कार्य संचालन समिति कहेंगे तो ये हो जाएंगे आपको के मुंशी। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये जो थे वो आपको क्या थे कि प्रारूप समिति के जो थे वो आपको अध्यक्ष थे। तो यहाँ से इस चीज को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो मौलिक अधिकारों, इसके अलावा आपको अल्पसंख्यकों से संबंधित जो सलाहकार समिति है, इसके अलावा बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित जो समितियां है, ठीक है ना, उसके ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या थे कि आपको प्रांतीय संविधान समिति जो है उसके भी क्या थे अध्यक्ष थे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश के पहले गृह मंत्री और देश के पहले उप प्रधानमंत्री। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा। तो यह आपको ऑप्शन नंबर जो है सी वो सही हो जाएगा। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा कि प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी साथियों वो आपको कितनी थी, 7 थी, वो भी अध्यक्ष को लेकर। चलिए अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है। तो देखिए, तो फल की सुगंध वाली जो रसायन है वो आपको कौन है, तो एस्टर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए और ये क्वेश्चन कहाँ के वो भी जान लीजिए। आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, वहां से इस क्वेश्चन को क्या किया गया कि आपको रखा गया। चलिए अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अखिल भारतीय जो आपको मजदूर संघ है, कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, या कामगार संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। और लाला लाजपत राय, एक चीज याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान 1900 कितना में 28 में इनकी जो होती है वो आपको मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, लाठी प्रहार के 1 महीना बाद। इसके अलावा लाला लाजपत राय को हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अनहैप्पी इंडिया जो लिखा है वो कौन लिखा है। तो आप क्या कहोगे, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता रहस्य करके क्या किए कि आपको एक पुस्तक जो है वो आपको लिखे हुए हैं। उसके बाद है आपको गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही आंसर लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये गर्म दल के क्या थे कि आपको एक प्रमुख नेता थे। चलिए अब हम चलते हैं 31 में। सुनिए, कह रहा है कि महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांति द्वारा किया गया था। तो देखिए, तो महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व जो है वो आपको वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है वो आपको किया गया था। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है बीडी सावरकर, ठीक है ना, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या है, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। उसके बाद है एमजी रनाडे, इनका भी संबंध जो है वो आपको महाराष्ट्र से है। बाल गंगाधर तिलक, ये भी ज्यादातर आपको महाराष्ट्र के में क्या हुए थे कि आपको उत्थान के लिए बहुत ज्यादा कार्य जो है वो आपको किए थे, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य नाम के पुस्तक जो लिखे थे वो आपको कब लिखे थे, 1908 में मांडले जेल में। और
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, जो प्रसिद्ध नारा है वो कौन दिए थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपको एनालिसिस करके बताई जा रही है उसे आप गौर से सुनेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 32 में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे घना ग्रह जो है कौन है? तो साथियों सौर मंडल का जो सबसे घना ग्रह है वो आपको कौन है? शनि है। क्या है? शनि है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सौर मंडल के मुखिया जो होता है वो कौन होता है? तो देखिए, तो सौर मंडल का मुखिया जो होता है वो आपको सूर्य होता है। तो देखिए, तो इस सभी ग्रह की कुछ ना कुछ क्या है कि आपको विशेषता है। जैसे देखिए कि सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार कभी कभी ग्रहों का क्रम जो होता है वो आपको पूछ लिया जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या है? सूर्य हो गया, ठीक है ना? क्या है? ये आपको सूर्य हो गया। सूर्य के बाद जो है बुध, बुध के बाद जो है शुक्र, शुक्र के बाद जो हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो है आपको मंगल, मंगल के बाद जो है वो आपको बृहस्पति, बृहस्पति के बाद जो हो जाएगा वो आपको शनि, शनि के बाद जो हो जाएगा साथियों वो आपको अरुण, और अरुण के बाद जो हो जाएगा वो आपको क्या? वरुण। तो यहाँ से हम देख लिए कि सौर मंडल में जो टोटल ग्रहों की संख्या है वो आपको कितनी है? तो आपको 8 है, जिसमें से जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपको कौन है जानते हैं? तो यह आपको बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा बड़ा ग्रह कहेंगे तो वह आपको कौन हो जाएगा? तो आपको शनि हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि पृथ्वी का जो स्थान है वो आपको कौन सा है? तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको बृहस्पति, क्या है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद जो है अरुण, और उसके बाद जो है क्या है? तो आपको वरुण। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर हम पूरा नहीं लिखे, बस इसका संक्षिप्त नाम वैसे ही दे दिया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि आकार के अनुसार जो है, सॉरी आकार कह रहे हैं कि मतलब सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार पृथ्वी का जो क्रम है वो कौन सा है? तीसरा है। और आकार के अनुसार कहेंगे तो पृथ्वी जो है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो वो आपको वरुण है। तो ऐसे क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बड़ा मतलब बढ़िया से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो क्या कहिएगा? बृहस्पति। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कहेंगे तो वो आपको बुध हो जाएगा, ठीक है ना? तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? तो यह आपको 1937 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए, तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की क्या होती? शुरुआत हुई थी, परंतु से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। सबसे पहली बार अखिल भारतीय संघ बनाने का क्या हुआ था कि आपको प्रयास किया गया था। ऐसे बहुत सारे विशेषताएं हैं 1935 के अधिनियम का। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वह आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? 1937, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए 34 में क्या कह रहा है कि अगस्त ऑफर कब हुआ था? मतलब कि अगस्त प्रस्ताव जो है कब पेश किया गया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव जो है ना साथियों वो आपको 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था, और उस समय जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य था वो था कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से क्या करना है कि आपको सहयोग प्राप्त करना। इसी उद्देश्य से क्या होता है कि आपको अगस्त ऑफर जो है वो आपको लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे, यहाँ से कुछ ऑप्शन है वर्ष का। जैसे देखिए 1946 में, तो 1946 में संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है वो आपको प्रारंभ होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको शुरू हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन में जो कुछ भी आएंगे उसको आपको बढ़िया से देखना है। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 35 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए क्या प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? मतलब सबसे बड़ा समुद्री तट वाला जो देश है कौन है? तो साथियों यह आपको कनाडा है। और याद रखिएगा कि कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का जो है दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि आपको देश है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए में, याद रखिएगा कि इसकी जो राजधानी है वो आपको कहाँ है? तो ये आपको कैनबरा है कनाडा की राजधानी, या आपको ओटावा है यूएसए की राजधानी जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। लेकिन सबसे बड़ा समुद्र तट वाला आपसे देश पूछा रहा है तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो देख रहे हैं कनाडा, यह आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं
36 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि शरीर में प्रवेश करने वाले, ठीक है ना, देखिए प्रश्न को बढ़िया से समझिए क्या करा है। शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं शरीर, इस शरीर में जो है आपको आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए जो होता है वो आपको उत्पन्न जो किया जाता है वो आपको एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, तो पूरे प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, कि क्या कह रहा है। उम्मीद है कि आपको प्रश्न जो है अब दिखते होंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है कि शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है। तो क्या कहेंगे, एंटीबॉडीज। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न में, वो क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था। तो देखिए, तो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जो आंदोलन चलाए थे वे आपको राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, क्या है, राजा राम मोहन राय। और इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में क्या होता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है ना। ईश्वरचंद विद्यासागर कहेंगे तो ये आपको विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या होते हैं कि आपको जाने जाते हैं, ठीक है ना। और राजा राम मोहन राय जो है ये आपको 1828 में ब्रह्म समाज की क्या करते हैं कि आपको स्थापना करते हैं। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पूछेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, तो क्या कहिएगा, राजा राम मोहन राय। और ये कहाँ के समाज सुधारक थे, तो ये आपको बंगाल के समाज सुधारक थे। चलिए अब चलते हैं 38 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डॉट डॉट के प्रति श्रद्धांजलि है। तो देखिए, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना साथियों, वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो यहाँ से एक बात आती है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ, तो यह आपको गुजरात के नर्मदा जिला के केवडिया में, कहाँ है, नर्मदा जिला। और नर्मदा जिला के कहाँ, तो यह आपको केवडिया में है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस राज्य में है, तो कहेंगे आपको गुजरात। देखिए, तो यहाँ से याद रखिएगा, राज्य पूछेगा तो क्या कहेंगे, गुजरात। जगह पूछेगा केवडिया, और आपको जिला पूछेगा तो वो आपको नर्मदा। तो यहाँ से बात आती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 182 मीटर है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर इसलिए रखा गया था क्योंकि गुजरात विधानसभा में 182 सीट है। और इसी को अगर हम फुट में कन्वर्ट करते हैं तो 597 फुट जो है इसकी क्या है कि आपको ऊंचाई है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी जो नींव पड़ी थी 2013 में, कितना में पड़ी थी, 2013 में। और यह बनकर जो तैयार हुआ था, इसका जो उद्घाटन हुआ था 2018 में। और ये किस महापुरुष को समर्पित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यह दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, ठीक है ना। महात्मा गांधी, तो इनके बारे में याद रखिएगा कि इनको हम लोग बापू के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। पंडित नेहरू, इन्हें भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिए थे। और 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है ना, उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है ना। तो इस सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। एनडीए गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति पूछा जाएगा तो वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 39 में देखिए, कह कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है। तो देखिए, तो उत्तर प्रदेश की दो राजभाषा है, एक है आपको हिंदी और एक जो है आपको उर्दू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है कि आपको राज्य। इसके अलावे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक भी राज्य अगर पूछा जाएगा तो आपको उत्तर प्रदेश से, गन्ना के सबसे बड़े उत्पादक, ठीक है ना, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, ये सब जो है आपको उत्तर प्रदेश से। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 40 में। देखिए क्या कर रहा है कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और डॉट डॉट के बीच लड़ी गई थी। तो साथियों, प्लासी की जो लड़ाई है ना वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो है वो आपको लड़ा गया था। मतलब कि प्लासी का जो युद्ध है सिराजुद्दौला और क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था, और ये जो अंग्रेज है, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी ओर से सेना का जो नेतृत्व किया था वो आपको रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्लासी का युद्ध भूमि है कहाँ। प्लासी का युद्ध भूमि जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात कि एनटीपीसी 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्लासी की लड़ाई जो है किस नदी के तट पर हुआ था। तो साथियों, प्लासी की जो लड़ाई है ना वह आपको जो हुआ था
वह भागीरथी नदी के तट पे हुआ था। और इसी युद्ध को जीतने के बाद क्या होता है कि बंगाल पर जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो होता है शिकंजा कसता है। फिर यह 1764 में बक्सर के युद्ध को क्या करता है, जीतता है। और उसके बाद भारत के राजनीतिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है कि आपको हस्तक्षेप हो जाता है। तो साथियों, आज हम इस सीरीज के अंतर्गत क्या किए कि आपको 40 प्रश्नों का एनालिसिस किए। इससे पहले 20 प्रश्न, और आज हम लोग क्या किए कि 20 प्रश्नों का एनालिसिस किए। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। और दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर देंगे। धन्यवाद।